हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन, जिसके तहत हम लोगों ने पुर्तगालियों का आगमन और डचों का आगमन का अध्ययन विस्तार से कर चुके हैं। आशा करते हैं कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने भारत में अंग्रेजी कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन का पहला भाग हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजी कंपनियों का आगमन भाग 2। हम यह पार्ट बाय पार्ट करके इसलिए बना रहे हैं कि कोई भी सवाल आपको न छूटे और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना एग्जाम हॉल में न करना पड़े या आपको सब्जेक्ट पर भी आपका पकड़ अच्छी तरह हो जाए। तो आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक भारत में अंग्रेजों का आगमन। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहां एंड किया था कि भारत ने पूर्वी क्षेत्रों में पूर्वी तटों पर अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तटों पर अपनी कंपनी खोली थी। कहाँ कहाँ? बालासोर और हरिहरपुर में। हरिहरपुर यूपी में और बालासोर उड़ीसा में, दो जगह पर अपनी कंपनी खोली थी। उसके बाद इसका धीरे धीरे विस्तार होगा मद्रास में, बम्बई में और कलकत्ता में। और यही तीनों जो मुख्य शहर है, वर्तमान में भी भारत के मुख्य शहर है, ये तीनों जो शहर है ये तीनों अपने अपने, जैसे कि पश्चिम का जो मुख्यालय हो जाएगा वह बम्बई हो जाएगा, पूरब का मुख्यालय कलकत्ता हो जाएगा, साउथ का मुख्यालय मद्रास हो जाएगा, और बाद में आगे चल करके 1773 के एक्ट के तहत मुख्य मुख्यालय कलकत्ता हो जाएगा। तो उसी को हम लोग अध्ययन के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में अंग्रेजों का आगमन भाग 2। ईस्वी। कब? 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे, नाम सुने हैं? फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया। पट्टा का मतलब समझ रहे हैं ना? लीज, यानी कि पैसा देकर कुछ दिनों के लिए उस पर अपना अधिकार करने का करार करना। ठीक है, उसको कहते हैं लीज। मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने, जो एक अंग्रेज था, कंपनी की तरफ से चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर यानी कि लीज पर प्राप्त किया। और मद्रास में अंग्रेजों ने एक किला बनाया, जिस किले का नाम रखा सेंट जॉर्ज। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बराबर सवाल पूछे गए हुए हैं कि मद्रास की स्थापना किसने किया, निर्माण किसने किया। तो फ्रांसिस डे ने कब? 1639 ईस्वी में इसकी शुरुआत कर दी। तो मद्रास में जिस किले का निर्माण हुआ उस किले का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज। आप लोग भूलेंगे नहीं, सेंट जॉर्ज। मद्रास में अंग्रेजों ने जिस किले का निर्माण कराया उस किले का नाम था सेंट जॉर्ज। ठीक है, और 2 वर्ष के बाद ही 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट यानी कि दक्षिणी पूर्वी समुद्री तट पर कंपनी का यह मुख्यालय बन गया। कौन मुख्यालय बन गया? तो मद्रास। पहले मछलीपट्टनम था, उसके बाद यह अब कहां चला गया? मद्रास चला गया। मैंने पहली बात करी है कि धीरे धीरे जो मुख्यालय है वह महानगरों की ओर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि पश्चिम का बंबई, दक्षिण का मद्रास और पूरब का कलकत्ता। मद्रास मिल गया। ठीक, अब आते हैं 1661 ईस्वी। 1661 ईस्वी 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने, यानी कि पुर्तगाली की राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रेगांजा। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा की शादी यानी कि विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हो गया।
किससे हुआ? चार्ल्स द्वितीय से। सब वैवाहिक संबंध बन रहे हैं पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच में। तो पुर्तगाली राजकुमारी की शादी किससे हो गया? ब्रिटेन के राजा के साथ, यानी कि चार्ल्स द्वितीय के साथ, कैथरीन ब्रेगांजा के साथ। तो जिस समय यह शादी हुआ उस समय बंबई पुर्तगालियों के पास था। पुर्तगालियों ने ही बंबई को अपने कब्जे में रखा था। तो दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दे दिया। शादी हुआ पुर्तगाल और ब्रिटेन के राजा राजकुमारों के बीच में, रानी के बीच में, राजकुमारियों के बीच में, और दहेज दिया जा रहा है। तो भारत का भाग बंबई। तो बंबई अंग्रेज ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे प्राप्त किया? तो पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। तो क्या चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड से बंबई पे खेती करने आएंगे या राज करने आएंगे? नहीं आएंगे। तो उसने अपने जो उसकी कंपनी थी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके देश की, उस कंपनी को भाड़े पर दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में, कब दिया? 1668 ईस्वी में। इसको दहेज में कब मिला? 1661 ईस्वी में बंबई। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। देख रहे हैं कितनी अजीब सी बात है। शादी हुआ पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच में, संबंध बने दोनों के बीच में, दहेज मिला भारत का बंबई। गेराल्ड ऑंगियार, ये भी बहुत ही फेमस नाम है भारतीय इतिहास में। गेराल्ड ऑंगियार 1669 से 1677 के बीच में ये बंबई का गवर्नर रहेंगे। 1669 और 1677 के बीच में बंबई का गवर्नर रहेंगे। और बंबई जो वर्तमान स्वरूप में आ पाया उसका श्रेय भी जाता है गेराल्ड ऑंगियार को। इसे बंबई का महानतम संस्थापक भी कहा जाता है। बंबई का महानतम संस्थापक गेराल्ड ऑंगियार। मैंने पहले ही बात करी है। मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे, बंबई के संस्थापक गेराल्ड ऑंगियार। ठीक है। कलकत्ता का तो आप लोगों को पता ही है, जॉब चार्नॉक। पहले हम लोग आते हैं गेराल्ड ऑंगियार के पास। गेराल्ड ऑंगियार ने बंबई में किलेबंदी भी की। क्या की? किलेबंदी, बाउंड्री। उसके साथ वहां पर गोदी, जहां पर जहाज बनाने का कारखाना, जिसको गोदी कहते हैं, क्या कहते हैं? जहाज बनाने का कारखाना, गोदी का भी निर्माण करवाया। और यही नहीं, वहां पर उसने कोर्ट भी बनवाया, न्यायालय, और उसके साथ साथ पुलिस दल की स्थापना भी करी। और व्यापार के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए चांदी और तांबे के सिक्के बनाने के लिए टकसाल भी का भी निर्माण करवाया गेराल्ड ऑंगियार ने। कहते हैं जब वो गवर्नर उसके कब हटे? 1677 ईस्वी में। तो इस समय बंबई की जनसंख्या लगभग 60,000 हो चुकी थी, जो बहुत बड़ी जनसंख्या उस समय के समय काल में मानी जाती थी, काफी बहुत बड़ी। क्योंकि इसने बंबई को बंबई शहर बना दिया। इसलिए बंबई का महानतम संस्थापक किसे कहा जाता है? गेराल्ड ऑंगियार को। अभी हमारे हाथ कलकत्ता नहीं लगा है, इसलिए पहले अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल बफ्टन, अंग्रेजी एक डॉक्टर होंगे, गैब्रियल बफ्टन। ठीक है, कहीं कहीं बाउटन भी नाम दिया हुआ है, गैब्रियल बफ्टन या बाउटन। बाउटन ने जहांआरा का इलाज किया। जहांआरा कौन थी? तो शाहजहां की सबसे बड़ी संतान और सबसे प्रिय बेटी जहांआरा। आपको पता होना चाहिए कि जहांआरा के बर्थडे के दिन आग लगने के कारण वह काफी बुरी तरह जल गई थी। तो
जहां आरा का सफल इलाज करने में गैब्रियल वॉर्टन का काफी महत्वपूर्ण हाथ था। जहां आरा ठीक हो गई, इससे शाहजहां को काफी खुशी हुई और इससे पहले ही शाहजहां के साथ पुर्तगालियों का अनबन चल रहा था, जिससे शाहजहां दुखी भी था और इधर ब्रिटेन के साथ खुशी हो रहा है, ब्रिटिशों के साथ, अंग्रेजों के साथ। यही कारण है कि शाहजहां ने खुश होकर क्यों खुश हुआ था? जहां आरा का इलाज करने के कारण और पुर्तगालियों के साथ अनबन होने के कारण अंग्रेजों को एक दो जहाजों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार करने की अनुमति मिल गई। जहां आरा ठीक हो गई, इसके खुशी में शाहजहां ने अंग्रेजों को एक दो जहाजों के साथ बिना चुंगी व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब निकल पड़ी अंग्रेजों की। इसी समय 1651 ईस्वी, ये लगभग जो घटना है जहां आरा किला 1647-48 के आसपास की है, ठीक है। 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रथम कारखाना खोलेगी। बराबर सवाल पूछे गए हुए हैं कि बंगाल में सर्वप्रथम कारखाना कहां खोले गए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा? तो हुगली में प्रथम कारखाना, मैंने यहां नोट भी किया है। उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी खोले, ठीक है। 1651 ईस्वी, सेम टू सेम टाइम, बंगाल के मुगल सूबेदार शाह शुजा, 1651 में बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? शाह शुजा, शाहजहां का पुत्र। एक विशेष फरमान जारी किया और उसके द्वारा अंग्रेजों को मात्र 3000 वार्षिकी कर पर, मात्र 3000 रुपया वार्षिकी कर देने पर बंगाल में व्यापार का एकाधिकार मिला। मैंने आपको पहले ही बात करी है कि जितने भी यूरोपियन कंपनियां आएंगी वो सभी भारत के शासकों के साथ मिलकर, राजाओं के साथ मिलकर उसकी चापलूसी करके, जी-हुजूरी करके एकाधिकार प्राप्त करने के लिए काम करेंगे, क्योंकि यही एकाधिकार उसको और अन्य यूरोपीय कंपनियों से आगे ले जा सकती थी। तो इसमें अंग्रेजों को काफी फायदा हुआ और अंग्रेजों को काफी एकाधिकार मिला व्यापार करने के मामले में, ठीक है। कहते हैं 1633 से 1663 ईस्वी, 1633 से 1600 लगभग 30 वर्ष का समय काल है। इस समय काल में ब्रिटिश कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। एक व्यापारी की यह नियम भी होनी चाहिए, नीति भी होनी चाहिए। लेकिन 63 के बाद वो लड़ाई झगड़ों में उलझ कर रह गया, ब्रिटिश कंपनी अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ, देसी राजाओं के साथ, यहां तक कि उसने मुगल सम्राट औरंगजेब से अनबन कर लिया। यही कारण है कि मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच में पहली भिड़ंत 1686 ईस्वी में हुई। कहां हुई? तो हुगली में हुई। कहते हैं औरंगजेब ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दी और उसे भागकर एक ज्वारग्रस्त द्वीप फुल्टा द्वीप पर जाने को विवश कर दिया। अंग्रेज यहां देखेगा कि मेरा सारा चीज यहां पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो जॉब चौरनाक के नेतृत्व में एक क्षमा मांगने के लिए एक शिष्टमंडल भेजा जाएगा औरंगजेब के पास। औरंगजेब उसे क्षमा भी कर देगा और 1.5 लाख रुपया हर्जाना के रूप में भी लेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुका भी देती है और शांतिपूर्ण कार्य करने के लिए वचन भी देती है। अब आप ये बात समझिए कि औरंगजेब ये क्यों किया? मात्र 1.5 लाख रुपए के लिए उसने अंग्रेजों को फिर से आने दिया। तो औरंगजेब का यहां पर कहना था
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के होने से यहाँ के व्यापारियों को काफ़ी फायदा होता है, यहाँ के बुनकरों को काफ़ी फायदा होता है। यही कारण है कि हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर रहने दिया गया। अगर मान लीजिए यहीं पर औरंगजेब, जैसा औरंगजेब का व्यवहार था, अपने व्यवहार के अनुरूप अंग्रेजों के साथ काम करता, तो यहीं पर अंग्रेजी कंपनी का समापन हो जाता। लेकिन औरंगजेब की यहाँ अंग्रेजों की चालाकी देखिए, कमजोर पड़ने पर सर पर सवार हो जाना और कमजोर पड़ने पर पैर के तले, पैर के पास झुक जाना और मजबूत पड़ने पर गला काट लेना सामने वाले का। ये किसकी नीति थी? अंग्रेजों की नीति थी। अब आते हैं बंगाल की कहानी। हम लोगों ने मद्रास को पढ़ लिया, बंबई को पढ़ लिया, अब आते हैं कलकत्ता के बारे में। किसके बारे में? कलकत्ता के बारे में। कलकत्ता के बारे में, बंबई। अब आते हैं बंबई के बारे में। एक और चीज छूट गया, 1687 ईस्वी। 1687 ईस्वी में यह पश्चिम भारत का मुख्यालय बन गया। इससे पहले मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय सूरत में था। तो 1687 ईस्वी में बंबई अब मुख्यालय बन गया पश्चिमी तटों का। याद रहेगा, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, 1687 ईस्वी में बंबई पश्चिमी तटों का मुख्यालय बन गया। अब आते हैं हम लोग अगले मुख्य पॉइंट पर, कलकत्ता पे। 1698 ईस्वी में, कब? 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार बंगाल के सूबेदार अजीमुस शान के अनुमति से कंपनी को मात्र 1200 रुपया में सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी मिली। 3 गांव, कलकत्ता 3 गांवों का संगम है, 3 गांवों के मिलने से बना हुआ है। एक है सुतनाटी, दूसरा है गोविंदपुर और तीसरा है कालीकाता। ठीक है, ये जो जमींदारी मिली, तो उस एरिया का जमींदार कौन था उस समय? तो उस एरिया का जमींदार था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान को 1200 रुपये अदा करके अंग्रेजों ने सुतीनाता, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी ली। कहते हैं इससे पहले 1691 ईस्वी में, इससे पहले की कहानी है, 1691 ईस्वी में जॉब चौरनाक ने सुतानती में अंग्रेजी फैक्ट्री खोला। लेकिन वहां वर्धमान के जो जमींदार थे शोभा सिंह, उसके और कंपनी के बीच में क्या हो गया? अनबन हो गया, जिसके कारण कंपनी अपने फैक्ट्री की किलेबंदी करना चाहता था। और किलेबंदी करने के कारण उसने उस समय के मुगल सूबेदार अजीमुस शान से 1200 में सुतनाटी, गोविंदपुर और कालीकता की जमींदारी लेने की अनुमति मांगी। ठीक है, अब तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखेगा कौन? जॉब चौरनाक। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन हो गया? जॉब चौरनाक। आ रही बात समझ में? और कलकत्ता के जो किलेबंदी की गई, उसको जो नाम रखा गया, उसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। क्या नाम रखा गया? फोर्ट विलियम। ये विलियम नाम क्यों रखा गया? तो उस समय के ब्रिटिश शासक इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर। किसके नाम पर? विलियम तृतीय के नाम पर। सत्रह ईस्वी में, कब? 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन बनेगा? चार्ल्स अय्यर। ये भी याद करने वाली बात है। अब आते हैं, कलकत्ता यहां पर बन गया, मद्रास नीचे बन गया,
बंबई तो पश्चिम का मुख्यालय हो गया, दक्षिण का मुख्यालय मद्रास हो गया, तो बंबई अब स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बन जाएगा। बंबई स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना कब? 1700 ईस्वी में। बंबई अब स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बन जाएगा 1700 ईस्वी में। आ रही बात समझ में आप लोग को? अब हम लोग देखेंगे औरंगजेब के साथ एक बार फिर से अनबन होगा कंपनी का, लेकिन कंपनी फिर यहां अपना क्षमा योजना के तहत फिर क्षमा मांग के फिर से व्यापार करने लगेगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कंपनी की स्थिति में सुधार आएगा। उसी समय एक ऐसी घटना घटेगी 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी कब? 1717 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक मिशन तत्कालीन मुगल बादशाह फरुखसियर से मिलने आएगा। 1717 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक व्यापारिक शिष्टमंडल या मिशन कहिए या कमेटी कहिए, तत्कालीन मुगल बादशाह फरुखसियर से मिलने आएगा। ये वही फरुखसियर है जिसको घिरनीत कायर के नाम से जाना जाता है। फरुखसियर से मिला। तो इस व्यापारिक मिशन या शिष्टमंडल में बहुत सारे मेंबर हों। तो इस मेंबर में एक मेंबर था विलियम हैमिल्टन, जो कि पेशे से सर्जन था। क्या था? पेशे से सर्जन था। जिस समय यह मिलने गया शिष्टमंडल, उस समय तत्कालीन मुगल बादशाह फरुखसियर एक प्राण घातक फोड़े से काफी दुखी था, क्योंकि उसका जो फोड़ा था काफी बड़ा भी था और उसके लिए प्राणदेय भी था। प्राणदेय होता है ना, प्राणदेय माने वो उसको सहन नहीं कर पा रहा था। तो सर्जन विलियम हैमिल्टन ने फरुखसियर को उस फोड़े से मुक्ति दिलाया, यानी कि उस फोड़े का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया, पूर्ण रूप से ठीक कर दिया। फरुखसियर खुश हो गया। ये तो था ही शहंशाह मुगल सम्राट। तो उसने फरुखसियर ने एक शाही फरमान जारी कर दिया। कब किया? 1717 ईस्वी में सम्राट ने एक फरमान जारी किया, जो कि कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा का काम किया। मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। फरुखसियर द्वारा जारी फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो इस शाही फरमान में क्या थे? तो पहला देखेंगे हम लोग यहाँ कंपनी को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिकी कर पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया, परमानेंटली हो गया। अब मुगल सम्राट ही क्या कर दिया? मात्र 3000 रुपया दीजिए और साल भर आप मुफ्त व्यापार कीजिए। अंग्रेजों को काफी फायदा होगा और यही फायदा के बल पर वह इंडियन का भी व्यापार माल अपने नाम पर भेजने लगेगा और उससे इंडियन से वो टैक्स लेने लगेगा। यही बाद में प्लासी युद्ध का कारण बनेगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। कलकत्ता के आसपास की भूमि को किराए पर लेने का अधिकार भी कंपनी को मिल गया, यानी कंपनी अपना विस्तार कलकत्ता के आसपास कर सकती थी। और यही नहीं, बंबई टकसाल में इसकी स्थापना किसने किया था? बंबई टकसाल का तो गेराल्ड ऑंगियार ने। तो गेराल्ड ऑंगियार के द्वारा निर्मित बंबई टकसाल और यहाँ छपने बनने वाले सिक्के जो तांबे और चांदी के होते थे, उस सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गया। बहुत बड़ी बात हो गई। और उससे ही बड़ी बात यहां पर यह हो जाएगी, मात्र 10,000 रुपये वार्षिकी कर अदा करने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत जैसे बड़े व्यापारिक नगर में निःशुल्क व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। एक अधिकार नहीं, अधिकार मिला। यानी ये जो महाअधिकार पत्र है, यह अंग्रेजों के लिए संजीवनी का काम किया। इसके बाद जो कंपनी का विस्तार होगा, दिन दूना रात चौगुना, ये वाली बात होगी। ये जो शाही फरमान थे मुगल सम्राट फरुखसियर के, इसे कंपनी का महाअधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा के दर्जा दिया है। उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार,
प्रसिद्ध इतिहासकार ओर्म्स ने फर्रुखियत द्वारा जारी शाही फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र कहा है। तो ये रहा आज के वीडियो में। आगे के वीडियो में हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।